और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। और आज की कवर स्टोरी सीधे आपके सपनों से जुड़ी हुई। आज वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे है, यानी ऐसे युवाओं का दिन जिन्होंने खुद के दम पर जिंदगी में बड़ा मकाम हासिल किया, कुछ करने की चाहत रखते हैं, कुछ कर गुजरने के सपने हैं, और कुछ करने और कुछ नया सोचने का हौसला ही इस दिन को और खास बना देता है। युवा एंटरप्रेन्योर्स के चलते भारत स्टार्टअप्स की दुनिया में सबसे चमकता हुआ सितारा बन चुका है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि पिछले 9 सालों में देश में स्टार्टअप्स की संख्या में 300 गुना तक की बढ़ोतरी हुई। साल 2014 से पहले भारत में सिर्फ 350 स्टार्टअप्स थे और जिनकी संख्या अब 90,000 के पार हो चुकी है। भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। पिछले साल 1300 से ज्यादा सक्रिय टेक स्टार्टअप्स जोड़े गए और इससे सक्रिय टेक स्टार्टअप्स की कुल संख्या 25,000 से बढ़कर 27,000 हो गई है। भारत ने 2022 में 23 यूनिकॉर्न्स भी जोड़े हैं। ये दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। फिलहाल कितनी संख्या है ये भी सुनिए। देश में अब यूनिकॉर्न्स की संख्या 107 के आंकड़े तक पहुंच गई है। एक यूनिकॉर्न कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का होता है। इसमें यूनिकॉर्न का कुल वैल्यूएशन अभी जो है, अगर आप देखेंगे पूरे यूनिकॉर्न का कुल वैल्यूएशन 30 अरब डॉलर यानी कि 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। कुल यूनिकॉर्न जितने हैं इनमें से 44 पिछले साल में बने हैं, और इतना ही नहीं, इस साल 3-4 महीनों में 14 और यूनिकॉर्न्स बन गए। देश में ही 18% स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला संस्थापक या सह संस्थापक है, और कम से कम 36 यूनिकॉर्न्स में कम से कम एक महिला फाउंडर या को फाउंडर है। यही नहीं, हमारे करीब आधे स्टार्टअप्स हमारे टियर 2, टियर 3 शहरों से हैं, यानी छोटे और मध्यम शहरों के युवा, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, अपनी सोच की बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत, अपने सपनों की बदौलत खुद का काम कर रहे हैं। लेकिन खुद का काम अब इतना आसान भी नहीं है। आज वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जो हमारे सामने सफलता के प्रतिमान के रूप में स्थापित हैं, लेकिन कई सैकड़ों कहानियां ऐसी भी हैं जिन्हें सफलता नहीं मिली। अक्सर हम चकाचौंध में सिर्फ उन चेहरों को याद रखते हैं जो चमक रहे होते हैं फलक पर अपनी सफलता से, लेकिन उन लोगों की कहानियां संभवतः नहीं आ पाती बाहर, जो स्टार्टअप्स पूरी मेहनत शिद्दत से करना तो चाह रहे थे, लेकिन किन्हीं वजहों से वो कामयाब नहीं हो पाए। दरअसल स्टार्टअप में आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है कि हमें सक्सेस स्टोरी से ज्यादा जो फेलियर स्टोरीज हैं, जो अनसक्सेसफुल स्टोरीज हैं, उनको मद्देनजर रखना चाहिए, ताकि ये पता चल पाए कि गलतियां किस तरह की हो जाती हैं, गलतियां किस रूप में सामने आती हैं, और उन गलतियों को सीखकर आगे बढ़ा जाए। इस पर बातचीत करने के लिए बड़ा खास दिन है आज एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सपने देखने वाले लोगों के लिए। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर रितेश मलिक इस वक्त हमारे साथ हैं, फाउंडर हैं इनोवेट के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मलिक आपका हमारे शो पर। बड़े जोश से भर देते हैं ये शब्द, मैं जब भी स्टार्टअप्स से जुड़े हुए लोगों से पूछता हूँ, बड़े अच्छे अच्छे शब्द उनके भी सुनने को मिलते हैं। मैं बूट स्ट्रैपिंग, B2B, B2C, बर्न रेट, चर्न रेट, तरह तरह की चीज़ें। कामयाबी के ये शब्द उन्हें आगे बढ़ने में मदद तो करते हैं, लेकिन इस वक्त मौजूदा माहौल आप किस तरह का देख रहे हैं? क्या देश में जो बैकअप चाहिए था गवर्नमेंट का, ये जो माइंडसेट चाहिए था स्टार्टअप के लिए, वो बना हुआ है? इस वक्त का आकलन आपका क्या है स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया को लेकर सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं सारे उन नौजवानों को, उन लोगों को जो पैशन के साथ अपने बिजनेसेस या अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, चाहे वो एक छोटा सा प्रोडक्ट हो या चाहे वो एक टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट हो जो स्केलेबल हो, उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा जी बिजनेस के माध्यम से। वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर डे, मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर्स उस हर हर श्रेणी के जो लोग हैं जो अपना काम करते हैं, वो सब लोगों का कोई ना कोई इंपैक्ट होता है। जैसे सैनिक देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही एंटरप्रेन्योर उस देश को इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एडवांस बनाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा दिन है और इस दिन को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये नया भारत है
जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, जो हमारे और मैं एंटरप्रेन्योरशिप में एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योर सिर्फ ये जो आपने यूनिकॉर्न्स कहे वो नहीं है। हम्म। एंटरप्रेन्योर वो 6.3 करोड़ एमएसएमईज हैं। एंटरप्रेन्योर वो लोग हैं जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस रन कर रहे हैं, जिनकी वजह से 11.5 करोड़ नौकरियां, 30 से 32% नौकरियां हमारे हिंदुस्तान में उत्पाद हो रही हैं। तो जैसे कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को यूनिकॉर्न से जोड़ते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारे मुल्क की, वो आती है एमएसएमई। तो मुझे लगता है हमें उन सब लोगों को, उन सब महिलाओं को आज सेलिब्रेट करना चाहिए जो गांव में, जो हमारे 7 लाख गांव है वहां पे, जो हमारे टायर 3, 4, 5, जो हमारी छोटी छोटी टाउन्स और सिटीज हैं वहां पे, चाहे वो छोटे पापड़ जैसे प्रोडक्ट, चाहे वो अचार बना रहे हो, उनको हमें ये बहुत सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और वो एक ऐसा वर्क है जो अभी तक बहुत ज्यादा हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते इन यूनिकॉर्न्स की वजह से। और जहां एब्सोल्युटली। तक फॉर्मल एंटरप्रेन्योरशिप की बात है, देखिए ये हिंदुस्तान एक नया हिंदुस्तान है। प्रधानमंत्री मोदी के शासन में पिछले 9 साल में एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत गति मिली है। हम कहाँ सिर्फ 300 स्टार्टअप से चालू हुए थे, आज 99,153 स्टार्टअप डीआईपीपी के साथ रजिस्टर्ड हैं। और मुझे लगता है कि आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, और ये सब सिर्फ और सिर्फ पिछले 1 से 1.5 दशक में हुआ है। तो मुझे लगता है पास्ट बहुत अच्छा था, फ्यूचर उससे भी अच्छा होगा। और आने वाले समय में एंटरप्रेन्योरशिप हम जब तक एजुकेशन में नहीं लेके आएंगे, जब तक फॉर्मल एजुकेशन में हम एंटरप्रेन्योरशिप नहीं लेके आएंगे, तब तक एंटरप्रेन्योरशिप बच्चा बच्चा नहीं जान पाएगा। और हर इंसान को एंटरप्रेन्योरशिप आनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से एब्सोल्युटली। आने वाले समय में नौकरियां मिलना मुश्किल होगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है देश की डेवलपमेंट के लिए। रितेश जी, आप बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ जुड़े रहे हैं। आप अब एक इन्वेस्टर के तौर पर भी और खुद एक स्टार्टअप करने वाले के तौर पर भी, आज भी कहा जाता है कि हिंदुस्तान में अगर कोई अपना काम करना चाहता है, अगर वो आज सोचे कि वो अपना काम करेगा, लोगों की अंडर में नौकरी नहीं करेगा, बल्कि अपने स्टार्टअप्स के जरिए लोगों को नौकरी देगा, लेकिन बार बार जब हमारी बातचीत होती है वो प्रश्न चिन्ह अभी हटे नहीं है। बहुत सारे जानकार कहते हैं कि बहुत रिवॉल्यूशन हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, सोच बड़ी शानदार है, आगे बढ़ रहे हैं हम, लेकिन रेगुलरिटी एम्बिग्विटीज अभी भी हैं। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी लैंडस्केप है, उसमें टैक्सेशन आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, नए नए लॉस के साथ आपको डील करना होता है। कौन सी चुनौतियां हैं, अगर आज कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा है, वो कौन सी चुनौतियां अभी फेस कर रहा है? सर, आपका एक्सपीरियंस। सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा नया स्टार्टअप इकोसिस्टम है। अगर हम अपने आप को सिलिकॉन वैली से कंपेयर करें तो अभी हम बहुत ही ज्यादा अर्ली फेज में हैं। सिलिकॉन वैली की शुरुआत अगर हम देखें तो आज से 40-50 साल पहले हुई थी हमारे यहाँ पे। और हमारा जो देश है उसकी जो निटिग्रिटीज है वो भी बहुत ज्यादा फर्क है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर पहला इंटरनेट कनेक्शन मोबाइल के ऊपर आता है। तो मुझे लगता है हमारे कंज्यूमर्स अलग हैं, हमारे इन्वेस्टर्स का सोच अलग है, हमारे देश की जो पूरी की पूरी जो वो व्यवस्था है उसकी सोच अलग है। तो मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा सकारात्मक हूँ। वाकई में अगर हम टैक्सेशन की बात करें, जीएसटी लॉस की बात करें, बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 से 6 साल में हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो और बेहतर होगा। जो पहले, आज से अगर आप देखिए, आज से 9-10 साल पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। आज वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस सरकार की वजह से काफी बेहतर हुआ है और आने वाले समय में और ज्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है फिर भी 3-4 ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर अभी सरकार काम कर रही है, और उसमें मुझे लगता है डेटा प्रोटेक्शन बिल जो अभी आने वाला है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम अपनी इंटरनेट सोवरेनिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो जैसे गूगल है, फेसबुक है, ये सब कंपनीज इंडिया में आए, अपना हमारे हिंदुस्तानियों का डेटा लेके बाहर जाएं और उसको बेचें। तो हमें लगता है ये सब चीजों के ऊपर ज्यादा काम होना चाहिए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड लेके आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो भारतीय एंटरप्रेन्योर है वो, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिले और वो अपने प्रोडक्ट्स ना बना पाए, क्योंकि उसके पास इतना पैसा बर्न करने की क्षमता नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं
मैं काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं कि आने वाला समय और बेहतर होगा। पिछले 9 सालों में हमने काफी ज्यादा रेड टेपिज्म को हटते हुए देखा है, हम्म। और फिर भी कुछ इश्यूज हैं जैसे 28% जीएसटी ऑनलाइन गेमिंग पे, ऐसे छोटे छोटे फोकस्ड इश्यूज हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है और देर सवेर काम होके ये वाली और ज्यादा सहूलियत आएगी। मुझे अभी भी लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे हमें काम करना है वो ये है कि हमें जितना हो सके एंटरप्रेन्योरशिप को एजुकेशन फ्रेमवर्क में, फॉर्मल एजुकेशन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें और बेहतर तरीके से इंटीग्रेट करना है, क्योंकि आने वाला समय काफी ज्यादा डरावना बिल्कुल। समय है। अगर आप देखेंगे एब्सोल्युटली, बहुत एब्सोल्युटली, आपने सारे बिल्कुल सही कहा। रितेश जी, एक चीज हमें बताइए, आज अब कोई अगर अपना कोई नया काम शुरू करना चाहता है जिसे स्टार्टअप का नाम दिया जाता है, अब उसमें बड़े प्रचलित शब्द दो चार आ जाते हैं, फंडिंग, वैल्यूएशन, पिच डेक्स। क्या इतना इंपॉर्टेंट होता है ये फंडिंग, ये वैल्यूएशन? अगर आपको अपने किसी सोच को साकार करना है तो ये सारे शब्दों का मकड़जाल क्या जरूरी है, या वो अपनी सेविंग से कुछ शुरू कर सकता है? देखिए, मैं सबको ये कहता हूँ, और मुझे बहुत लोग मिलते हैं, हम कोवर्किंग चलाते हैं तो बहुत लोग मिलते हैं, कि अपना बिजनेस चालू करने का सबसे बेहतर समय कौन सा है। मैं हमेशा कहता हूँ सबसे बेहतर समय, अगर आपके पास प्रोडक्ट का एक आइडिया है, पैशन है, तो सबसे अच्छा समय कल था, और जो दूसरा सबसे अच्छा समय है वो आज है, अभी है। मुझे लगता है ये जो फंडिंग है, ये अच्छे शब्द हैं, फंडिंग, वैल्यूएशंस, वेंचर कैपिटल, ये आप सीख जाएंगे अगर आपके पास एक दृढ़ निश्चय है कि आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना है जो आपको, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा डीप पैशन है, तो आप चालू कीजिए। 99% ऑफ बिजनेस आइडियाज को बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। आज की दुनिया में जहां ऐप बनाना बहुत सस्ता हो गया है, वेबसाइट बनाना बहुत सस्ता हो गया है, इतने सारे डीआईवाई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, चैट जीपीटी की मदद से आप इतने सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आज कोई कह रहा है कि नहीं मैं इसलिए चालू नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को फंडिंग वैल्यूएशन का आइडिया नहीं है, तो वो मुझे लगता है वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। बिजनेस, चाहे आप कितना ही टेक्नोलॉजी ले आइए, बिजनेस का रूल बहुत सिंपल है। एक ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जिसके लिए लोग आपको पैसा देना चाहें, जिसके लिए लोग आपके प्रोडक्ट के ऊपर बार 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 आना चाहें, और जिसके लिए लोग अपने और जानने वालों को लेके आए कि क्या प्रोडक्ट है ये। तो मुझे लगता है ये बहुत बेसिक है, और ये यही फिलॉसफी जिसको हम वैल्यू क्रिएशन की फिलॉसफी बोलते हैं, ये 1000 साल पहले भी वही थी, 1000 साल बाद भी वही होगी। अब ये जो वर्ड्स हैं ये साइंटिफिक वर्ड्स है। देखिए, मैं तो डॉक्टर हूं, मेरी बिजनेस की नॉलेज लिमिटेड है, बट ये भी धीमे धीमे आप सीख जाते हैं जब आप बिजनेस में आते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, जो ऑनगोइंग स्टार्टअप्स हैं और इनफैक्ट जो आने वाले स्टार्टअप्स भी हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है। अभी अभी इन्वेस्टमेंट का क्या सिनारियो क्या है? हम देख रहे हैं बहुत अनसर्टेनिटी अभी भी है, फाइनेंशियल सेक्टर में टर्मोइल अभी भी जारी है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है अभी भी, रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, इसका ऑनगोइंग इफेक्ट अभी भी जारी है। फोरकास्ट भी जो है वो इन्वेस्टमेंट्स के कम हुए हैं, आईएमएफ ने भी कम किया था, 2022 का 3.5% के आसपास था, 2.8% कर दिया उसको 2023 में। तो कहा यह जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स के डोर बंद हो रहे हैं, फंडिंग के डोर्स बंद हो रहे हैं, स्टार्टअप्स के लिए चुनौतियां आएंगी। अभी आपका असेसमेंट क्या है पूरी दुनिया में घूमने के बाद? अभी इस समय क्या आउटलुक है फंडिंग का, इन्वेस्टमेंट का? देखिए, स्टार्टअप्स बहुत सारी साइकिल से गुजरता है। हम अगर पिछले 3 साल में देखें, कोविड की वजह से डिजिटल अडॉप्शन बहुत ज्यादा हो गई थी, और कैपिटल अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा सस्ते दामों पे आपको है ना कैपिटल मिल रहा था। उसकी वजह से स्टार्टअप के पास बहुत ज्यादा कैपिटल आ गया था, और ओवर वैल्यूएशन होना चालू हो गया था। आज भी मैं आपको ये कहूंगा, पूरी दुनिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो, अगर हम हिंदुस्तान की भी बात करें, मेजोरिटी स्टार्टअप्स आज भी अपना कैपिटल बर्न कर रहे हैं। तो देखिए, बिजनेस का एक पर्पस है, आप कुछ सालों के लिए कैपिटल बर्न करें वो समझ में आता है, लेकिन अगर आप पता नहीं दशकों से कैपिटल बर्न कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं फंडामेंटल मॉडल में कोई ना कोई तकनीकी खराबी है। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया, और ये अच्छा समय है, ये सब स्टार्टअप्स को समझ में आ गया, फ्री कैश फ्लो इज किंग, प्रॉफिट किंग है। और अगर आप चाहे टेक्नोलॉजी का काम करें, चाहे नॉन टेक का काम करें, प्रॉफिट निकालना हर एंटरप्रेन्योर का मूल्य अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब तक वो नहीं आएगा तब तक बिजनेस करने का कोई अधिकार नहीं है किसी भी उद्योगपति को। तो मुझे लगता है ये अच्छी चीज है। इसकी इस कंस्ट्रिक्शन, इस ये जो फंडिंग की कंस्ट्रिक्शन है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड स्टार्टअप्स रन कर रहे थे, उनको तो तकलीफ आ रही है,
लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स जो अच्छे मॉडल पे काम कर रहे थे, वो प्रॉफिट की तरफ फोकस कर रहे हैं। और मेरा अनुमान ये है, आने वाले 1 से 2 साल के अंदर जितने हमारे नेगेटिव स्टार्ट यूनिकॉर्न्स हैं, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव बर्न कर रहे हैं, वो धीमे-धीमे पॉजिटिव आने लगेंगे, बिकॉज़ जो एब्सोल्युटली, यानी कि ये एक इकोसिस्टम तरह है की वो अपॉर्चुनिटी भी प्रॉफिटेबिलिटी है। पे रिपोर्ट करेगा। ये बिल्कुल, ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी भी है, ताकि क्या ऑर्गेनिक है और क्या नहीं, स्टार्टअप इकोसिस्टम में ये तय हो पाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर रितेश मलिक, आपने वक्त निकाला इस महत्वपूर्ण दिन पर महत्वपूर्ण विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच।